बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 247 किस्सा सुन चुके हैं और अब 248 किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। वहाँ पर मौजूद फ़लस्तीनी अहमद रश के नज़दीक पहुँच गए थे और उससे सवालात कर रहे थे। चूँकि तमाम लोग बैक वक्त बोल रहे थे इसलिए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। खामोश हो जाओ, मैंने कब से रश को डांटते हुए सुना। हमें पहाड़ के ऊपर पहुंचना है। फिर मैंने उन सबको पीछे आता हुआ महसूस किया, मगर मैंने पलटकर नहीं देखा। सूरज गुरूब हुए देर हो गई थी और अब आसमान पर चमकते हुए सितारे साफ नजर आने लगे थे। फिजा में खफीफ सी ठंड थी, जिसका मतलब था कि रात में ठंड बढ़ जाने का इम्कान है। मुझे पहाड़ी की चोटी तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी। रश और दीगर लोग बहुत पीछे रह गए थे। मुझे सबसे ज्यादा फिक्र कांकड़ और उस पर सवार लोगों की थी। अगर कांकड़ बहिफाजत उतर गया है तो हमें खुद को जंग के लिए तैयार करना होगा। एक ऐसी जंग जिस पर मारो या मर जाओ के सिवा कोई रास्ता ना होता। पहाड़ी की चोटी पर सीने के बल लेटकर मैंने दूसरी तरफ का जायजा लिया और ये हकीकत मुझ पर फौरन ही आश्कार हो गई कि बैकर ने न सिर्फ कांकरेट को जमीन पर उतार लिया है बल्कि LL02 के मुसाफिर भी खैरियत से हैं। कांकरेट के इतराफ में उन लोगों की सरगर्मियां वाज़े तौर पर नजर आ रही थी। जिस मुकाम पर कांकरेट नजर आ रहा था वो कदरे हमवार थी और उसके दोनों तरफ ढुलान नजर आ रही थी, जिनमें एक का रुख यकीनन दरियाए फरात की तरफ था। कुछ ही देर बाद रश और दीगर लोग भी मेरे पास पहुंच गए। रश मेरे बराबर आकर लेट गया था जबकि दीगर अफराद जरा फासले पर थे। तुमने सुना था वो मरदूद जैकब हमसे जमीन पर मुकाबला करने की बातें कर रहा था। रश ने कहा, हाँ मैंने सुना था। और उस पर ताज्जुब की बात क्या है? ये तो उसकी जिम्मेदारी है जिसे पूरा करने की वो कोशिश कर रहा है। मैं उसे खाक में मिला दूंगा। रश ने दांत पीस कर कहा, आखिर वो खुद को समझता क्या है? हमें जज्बात से नहीं अकल से काम लेना होगा। रश, मोज़र मंसूबा बंदी के बगैर हम कुछ नहीं कर सकेंगे। मंसूबा बंदी तुम करते रहो, रश ने तदीयक अमेज़ लहजे में कहा। जब तक तुम्हारी मंसूबा बंदी मुकम्मल होगी उस वक्त तक मैं उन सबको जहन्नम रसीद कर चुका हूँगा। मुझे रश पर शदीद गुस्सा आया। वो बहुत खुद सर था और बजाय ताउन करने के मुस्तकिल मेरी राह में मुश्किलात पैदा करता रहा था। क्या तुम तनहा इतना बड़ा काम कर सकोगे? मैंने मुश्तइल हुए बगैर उससे कहा। तनहा क्या मतलब? उसने हैरत से कहा, इतने बहुत से लोग जो मेरे हमरा होंगे। मैं इस मिशन का इंचार्ज हूँ और मेरी मर्जी के बगैर उनमें से कोई एक कदम भी नहीं उठाएगा। रश खुद से मैं अपने बाल नोचने लगा। उसे अच्छी तरह मालूम था कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो 100% हकीकत है। कोई उसका साथ ना देगा। अगर तुम अपना दिमाग ठंडा रख नहीं सकते तो यहाँ से मेरे और तुम्हारे रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। मेरे साथ काम करने की सूरत में तुम्हें मेरा पाबंद रहना होगा। रश की बेबसी देखने से ताल्लुक रखती थी। वो मुंह से कुछ नहीं बोला लेकिन उसके अंदाज से साफ जाहिर था कि उसने हथियार फेंक दिए। सुनो रश, बुलंदी पर होने की वजह से हम बहुत महफूज पोजीशन में हैं। क्या तुम इस बात से मुत्तफिक हो? ये बात तो एक बच्चा भी जानता है कि पहाड़ी इलाके में उसी की पोजीशन मजबूत होती है जो बुलंदी पर हो, और तुम यहाँ से नीचे उतर कर उन पर हमला करके अपनी पोजीशन कमजोर कर देना चाहते हो। इतनी बड़ी गलती तो कोई बच्चा भी नहीं करेगा। मैंने रश को उसी की जबान में जवाब दिया। रश दिल में ला गया लेकिन उसने कहा कुछ नहीं। उसके पास कहने को कुछ था भी नहीं। अब हमें ये देखना है कि हमें दुश्मन पर और क्या बर्तरी हासिल है। हमारे पास इज्तिमाई तौर पर इशारिया 2-2 के 6 पिस्तौल हैं, एक यूदी मशीन गन और एक राइफल के अलावा 1.45 का अमेरिकन कोल्ट रिवाल्वर है। जैकब ने हमसे मुकाबला करने की बात की है तो यकीनन उनके यहाँ वाफर मिकदार में असला होगा। रश ने तफहीमी अंदाज में सारी लाया। मेरा मतलब अच्छी तरह समझ रहा था। इसके अलावा उन्हें यह तवक्को भी नहीं होगी कि हम इतनी तेजी से पहाड़ी पर पहुंच गए होंगे। लिहाजा जैकब हम पर हमला करने के लिए इधर आने की कोशिश जरूर करेगा। मैं तुमसे इत्तफाक करता हूँ, रश ने धीमी आवाज में कहा। हमें छुप कर लड़ने से ही फायदा होगा, लेकिन मैं इस बात पर हैरान हूँ कि कांकरेट सही सलामत नजर आ रहा है। बैकर ने हवाबाजी की तारीख में एक नए रिकॉर्ड का इजाफा किया है। मैंने कहा, ताम ये त्यारा अब दोबारा कभी परवाज नहीं कर सकेगा। मेरे सामने यहूदियों की तारीफ मत किया करो, रश ने कहा। उसका लहजा बेहद गुस्सीला था। किसी की अच्छाइयों से महज उसकी बुराइयों की वजह से सरफे नजर नहीं किया जा सकता। बैकर मेरी तरफ से भाड़ में जाए, रश ने भिन्ना कर कहा। मैं तो सोच रहा हूँ कि बम क्यों नहीं फटा। बम यकीनन फट गया होगा रश, मुझे इस बात का मुकम्मल यकीन है। अगर बम फट गया है तो त्यारा क्यों सही सलामत नजर आ रहा है? रश ने एतराज किया। फ्यूल टैंक पर बम नस्ब करने की वजह यही थी कि बम फटे तो ईंधन आग पकड़ ले और फिजा में अगर त्यारे को आग लग जाए तो उसकी तबाही यकीनी हो जाती है।
मैं माने लेता हूँ कि त्यारे में ईंधन बिल्कुल खत्म हो चुका था, लेकिन बम को कुछ न कुछ तबाही फैलानी चाहिए थी। कम अज कम त्यारे की दुम ही तबाह हो जाती। दुम के अंदरूनी हिस्से में तो उसने यकीनन तबाही फैलाई होगी, मगर उसकी कुव्वत इतनी नहीं थी कि पूरी दुम को उड़ा सकता। तुमने एक बात नजरअंदाज कर दी, यकायक रश ने चौंक कर कहा। क्या? मैंने पूछा। अंधेरे में इजाफा हो रहा है, क्या जरूरी है कि वो हमसे मुकाबला करने की ही कोशिश करें? रश की बात ने मुझे चौंका दिया। इस पहलू पर तो मैंने गौर ही नहीं किया था। ठीक कह रहे हो, ऐन मुमकिन है कि वो सब या उनमें से कुछ दरियाए फरात के जरिए या उसके किनारे किनारे बगदाद की तरफ निकलने की कोशिश करें। उन्हें घेरे में लेना बहुत ज़रूरी है। मैंने वहाँ मौजूद फ़लस्तीनियों को ज़रूरी हदायत देकर उन डोलानों की तरफ रवाना कर दिया जहाँ से फरार हुआ जा सकता था। तुमने तो सभी को भेज दिया, रश ने हैरत से कहा, और यहाँ सिर्फ हम दो ही बाकी रह गए हैं। जो बात तुम कह रहे हो मुझे भी नज़र आ रही है रश, मगर मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। उनके फरार होने के इम्कानात बहुत कम हैं, जबकि किसी भी लम्हे वो हम पर हमलावर हो सकते हैं। मैं ये बात भी मानता हूँ रश, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मैंने बड़ी मासूमियत से कहा, उस वक्त समझ आएगा जब वो हम पर हल्ला बोल देंगे और हमारी चटनी बन कर रह जाएगी। अपने बारे में तो मुझे मालूम है, मेरी चटनी बनाना खंसी का खेल नहीं। अलबत्ता तुम्हारे बारे में यकीन से कुछ नहीं कह सकता। रश भिन्ना गया। मैं उसकी कैफियत से लुत्फअंदोज हो रहा था। कब्र से परवाज करने के बाद उसने मेरा नाटका बंद किए रखा था और अब मेरा नंबर था। तुम्हें याद है रश? मैंने तफरील लेते हुए कहा। तुमने हमसे से कहा था कि जमीन पर उतरने के बाद तुम उसे जिंदा नहीं छोड़ोगे। यकीनन मैंने कहा था और मैं अपनी बात पर अब भी कायम हूँ। बस मौका मिलने की देर है। फर्ज करो तुमसे पहले उसका वार चल जाए तो क्या होगा? उसकी तमाम तर जिम्मेदारी तुम पर आयद होगी। उसने दांत पीस कर कहा। तुमने इस अहम तरीन महाज को खाली छोड़ दिया। काश मैं इंचार्ज होता। उसने एक ठंडी सांस ली। कोई महाज खाली नहीं है रश, या हम दोनों जो मौजूद हैं। याद रखो, जंगें सिर्फ हौसले से जीती जाती हैं। चलो मैं अपना हौसला बुलंद किए लेता हूँ। क्या सिर्फ बुलंद हौसले से हम उनके असले का मुकाबला कर लेंगे? मुझे गुस्सा मत दिलाओ रश। इसराइल असले की बर्तरी के जोर पर ही कायम हुआ है। अरबों ने महज इसी बिना पर शिकस्त खाई है और आज तुम भी यही बात कर रहे हो। ये एक हकीकत है अली, और मैं नहीं समझता कि तुम जैसा माकूल आदमी किसी हकीकत से रोगर्दानी भी कर सकता है। शायद तुम किसी और को तो इन बातों से बहला लो, लेकिन मुझ पर ये दलीलें बेअसर साबित होंगी। मैं जानता हूँ कि तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन इस तलख हकीकत के बावजूद ही कायम की गई थी, जिस ताकत से पूरे अरब की तमाम हुकूमतें मिलकर भी नहीं टकरा सकी। उसी ताकत को एक छोटी सी तंजीम ने नाको चने चबवा दिए। क्या मैं गलत कह रहा हूँ रश? रश ने बेचैनी से पहलू बदला। नहीं, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन अक्लमंदी का तकादा यही था कि हम जैकब के अज़ाइम खाक में मिलाने के लिए अपनी पूरी कुव्वत मरकूज कर देते। तुम्ही ने मेरी तवज्जो उस जानिब मबजूल कराई थी कि वो दूसरी तरफ से भी फरार हो सकते हैं। मेरे लहजे में हल्का सा तंज था, लेकिन मेरा यह हरगिज़ मतलब नहीं था कि उन्हें रोकने की खातिर हम अपनी थोड़ी बहुत ताकत को भी तकसीम कर दें। ये तो पहले सोचने की बात थी। उस वक्त जब हमने इस मिशन की मंसूबाबंदी की थी, उस वक्त तो हमारे वहम और गुमान भी नहीं था कि ऐसी कोई सूरत हाल भी पेश आ सकती है, वरना हम पेशबंदी के तौर पर यहाँ ज्यादा कुव्वत जमा कर लेते। कोई मंसूबा भी मुकम्मल नहीं होता रश, कहीं ना कहीं कोई खिलाफ तवक्को बात हो सकती है, और ये जिम्मेदारी इंचार्ज की होती है कि वो तब्दील शुदा सूरत हाल से किस तरह निमटता है। मैं तस्लीम करता हूँ कि ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। इस मिशन के इंचार्ज तुम ही सही, लेकिन अगर तुम ना होते तो इंचार्ज मैं होता। इस वक्त भी तुम्हारे बाद मैं ही हर बात का जिम्मेदार हूँ। दूसरे अल्फाज में मैं तुम्हारा नायब खुसूसी हूँ। क्या इस हैसियत में मैं तुम्हें कोई मशवरा भी नहीं दे सकता? मशवरा तो जरूर दे सकते हो, फैसला नहीं कर सकते। मैंने कहा, तुम्हारे मशवरे को कबूल करना या ना करना सरासर मेरा काम है। मैंने उस इम्कान की तरफ इशारा किया था कि वो लोग दूसरी तरफ से फरार होने की कोशिश कर सकते हैं, तो तुमने सारी कुव्वत उन्हें फरार से रोकने के लिए झोंक दी। हालांकि ये इम्कान भी मौजूद है कि वो फरार होने की कोई कोशिश करने की बजाय हमसे मुकाबला करने का फैसला करें और हम पर हमला भी कर बैठे। या तुम्हारे ख्याल में ऐसा मुमकिन नहीं है? बिल्कुल मुमकिन है, बल्कि ज्यादा इम्कान इसी बात का है। मैंने कहा, तो फिर अक्लमंदी का तकादा यही था कि हम अपनी कुव्वत उस महाज पर जमा रखते जो ज्यादा करीने क्यास था। तुमने ये हकीकत नज़रअंदाज कर दी कि जंगी नुक्ता निगाह से हम महफूज तरीन मुकाम पर हैं। इस मुकाम पर हमें शिकस्त देने के लिए एक पूरी तरबियत याफ्ता बटालियन दरकार होगी। हम लाख महफूज मुकाम पर सही, लेकिन हम कितनी देर उनका मुकाबला कर सकेंगे? हमारे पास असला ज्यादा तो है नहीं। हम दोनों तजर्बेकार हैं और इस वक्त हमें यही साबित करना है कि अगर तदबीर, हौसला और तजर्बा यकजा हो जाए तो तादाद और असले की बर्तरी की कोई हकीकत नहीं रहती।
अहमद रश खामोश हो गया, लेकिन मुझे अंदाजा था कि वो मुझसे मुत्तफिक नहीं हुआ। मैं मरवतन या मजबूरन खामोश हो गया। इसके अलावा एक बात और भी है रश, चंद लम्हों बाद मैंने दोबारा कहा, मैं किसी कीमत पर यह पसंद नहीं करूंगा कि वो लोग फरार हो जाएं। मैं मर जाना गवारा कर लूंगा, लेकिन इतनी बड़ी शिकस्त मंजूर नहीं करूंगा। हम में से हर शख्स की जान कीमती है अली, उनके फरार से हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन अगर हमारा एक आदमी भी मर गया तो वो शहीद हो जाएगा। मैंने रश की बात काट दी। मुझे उस पर शदीद गुस्सा आ रहा था। बिलाशुबा वो एक दहशतगर्द था और अंदर से बुज़दिल था। मुझे वो वक्त याद था जब उसने फ्रांस में नूरी इस्लामी नामी अल जज़ायरी को जान से मार दिया था। वही नूरी इस्लामी जिसके मेकअप में मैंने कांकरेड में बम फिट किए थे। उस वक्त जब मैंने रश से उसके इस अमल पर एहतजाज किया था तो उसने बड़ी रऊनत से कहा था कि वो इंचार्ज है और जो चाहेगा करेगा। मेरी नज़र में नूरी इस्लामी का कत्ल कतई गैर ज़रूरी था। उस वक्त मैं खून के घूंट पी कर रह गया था। जाहिर है जो हो गया था मैं उसे वापस तो नहीं ला सकता था। दूसरों को इतनी बेदर्दी से कत्ल कर देने वाला आज खौफज़दा था। उसे सिर्फ अपनी जान का खौफ था और मैं ये बात अच्छी तरह समझ रहा था। जहाँ मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था वहीं इस बात की खुशी भी थी कि मैं उसे इस हद तक खौफज़दा करने में कामयाब हो गया हूँ। अभी कुछ ही देर कबल वो जैकब को कत्ल करने के लिए पहाड़ी से नीचे उतरा जा रहा था। वो सिर्फ कुव्वत और नफरी का गुमंड था। अब जबकि वो मेरे साथ तन्हा रह गया था तो उसे ये खौफ खाए जा रहा था कि कहीं जैकब हम पर हमला ना कर दे। मैंने ये सब कुछ सोचा ज़रूर, मगर उससे कहा कुछ नहीं, क्योंकि मैं मज़लियत के हाथों मजबूर था। अहमद रश कुछ भी था मगर तंजीम के लिए काम कर रहा था। मैं उसके तरीक़ेकार से इख्तलाफ कर सकता था, लेकिन ये भी एक हकीकत थी कि यहूदियों के लिए ऐसे ही दरिंदों की ज़रूरत थी जो उन्हें चीर फाड़ कर खा जाएं, जिनके दिल में हमदर्दी और इंसानियत का शायबा तक ना हो। अगर मैं रश को नूरी सलामी का हवाला देता तो मुमकिन था उससे तकरार हो जाती। हम दोनों मुसल्ला थे और जिस फितरत का वो मालिक था उसके पेश नज़र इसके अलावा और कोई तवक्को उससे नहीं की जा सकती थी कि वो गुस्से से बेकाबू होकर मुझ पर हमला ही कर बैठेगा। ऐसी सूरत में कुछ बाइद नहीं था कि मुतहिद होकर दुश्मन का मुकाबला करने की बजाय हम आपस में टकरा जाते। नतीजा हम दोनों में से एक ही जान के नुकसान की सूरत में जाहिर होता, जो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। हम सब अपने सरों से कफन बांध कर निकले हैं रश, मैंने कहा। मेरी पूरी कोशिश यही थी कि अपने लहजे पर हत्तल इम्कान काबू में रखूं। हम शहादत की तलाश में मारे मारे फिरते हैं रश। अगर हमसे कोई एक भी शहीद हुआ तो मैं उसकी खुशकिस्मती पर रश करूंगा, लेकिन इस बात का यकीन रखो कि अगर हम दोनों अफराद शहीद हो गए तब भी वो लोग बचकर नहीं निकल सकेंगे। हमारे साथी उन्हें भून डालेंगे। अंदर ही अंदर तिल मिलाता रह गया, मगर मजबूर था, इजहार नहीं कर सकता था। अगर करता तो उसकी बुज़दिली खुलकर सामने आ जाती। मैंने मजीद वक्त ज़ाया किए बगैर M14 राइफल एक चट्टान पर टिकाई। राइफल पर बरकी ताकत की मदद से काम करने वाली दूरबीन नस्ब थी। इस दूरबीन की मदद से तारों की रोशनी में भी साफ देखा जा सकता था। मैंने दूरबीन आंखों से लगाकर देखा तो हर चीज इंतहाई सब्ज रंग की नजर आ रही थी। मैंने दूरबीन एडजस्ट की तो मंजर साफ हो गया। ओह, मेरे मुंह से निकला, यहाँ तो किसी कदीम शहर के खंडरात दिखाई दे रहे हैं। उस मुकाम का इसीलिए तो चुनाव किया गया था, रश ने जवाब दिया, कि एक कदीम शहर के खंडरात के अलावा दूर दूर तक किसी किस्म की आबादी नहीं पाई जाती। इस मंजर ने मुझे मशहूर ही कर दिया होता अगर 200 गज के फासले पर पहाड़ी के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हुए मुसल्ला यहूदी मुझे नजर न आ जाते। मैं गिन तो नहीं सका, ताम मेरा अंदाजा है कि उनकी तादाद 20 के करीब रही होगी। वो एक कितार की सूरत में आगे पीछे चलते हुए ऊपर की तरफ आ रहे थे। मैंने राइफल का रुख कितार में सबसे पिछले वाले शख्स की तरफ किया और दूरबीन में नजर आने वाले क्रास को उसके दिल के मुकाम पर फिक्स करते हुए राइफल के ट्रैगर को दबा दिया। साइलेंसर लगी हुई राइफल से सिर्फ ऑपरेटिंग राड के आगे पीछे होने की महदूद आवाज उभरी। कोई धमाका नहीं हुआ और मैंने उस शख्स को लड़खड़ाते देखा। आगे चलने वालों में से किसी को एहसास भी ना हो सका कि उनमें से एक फर्द कम हो गया है। रश ने मुझे राइफल चलाते देख लिया था। वो बुखलाकर मेरे नजदीक आ गया। क्या हुआ? तुमने किस पर गोली चलाई? क्या वो इस तरफ आ रहे हैं? जरा सा सब्र कर लो रश, अभी बताता हूँ, मैंने होंठ भींच कर कहा और राइफल उस यहूदी की तरफ घुमाई जो कितार के सबसे आखिर में था। एक बार फिर राइफल से हल्की सी आपस में टकराने की आवाज आई और एक और यहूदी अपने मुंह से कोई आवाज निकाले बगैर लुढ़क गया। मेरे ऊँटों पर एक आसूदा सी मुस्कुराहट बिखर गई। थोड़ी देर कबल रश ने जिन खदशात का इजहार किया था मौजूदा मंजर उसके बिल्कुल बरक्स था। मेरे हाथों ने फिर हरकत की। अब मैं तीसरे यहूदी का निशाना ले रहा था। मैंने उसे भी मौत के मुंह में पहुंचा दिया।
लेकिन शायद उस मरदूद के मुंह से कोई आवाज निकल गई थी, इसलिए कि उसके लुढ़कने के साथ ही मैंने यहूदियों को मुंतशिर होते देखा और देखते ही देखते उन्होंने मुख्तलिफ चट्टानों की आड़ में पनाह ले ली। कुछ मुझे भी तो बताओ। रश ने मुझे तकरीबन झंझोर डाला। तुम आखिर कर क्या रहे हो? मैं बड़े सुकून से उसकी तरफ पलटा। मैंने 3 फायर किए हैं रश, मैंने निहायत इत्मीनान से कहा, और एक गोली भी ज़ाय नहीं की। हमारे दुश्मनों की तादाद में 3 की कमी हो चुकी है। मैंने रश के चेहरे से खौफ के बादल कम होते देखे। उसका खौफ इस उम्मीद पर कम हो गया था कि दुश्मन के 3 अफराद मर गए हैं और अब वो हमलावर होने की हिम्मत मुश्किल ही से करेंगे। खुद को किसी कदर महफूज समझते ही उसकी फितरत ऊद कर आई थी। क्या मरने वालों में जैकब भी शामिल है? उसने फौरन ही पूछा। मेरा ख्याल है उन तीनों में से कोई भी जैकब नहीं था, मैंने कहा, बल्कि वो तीनों ही मेरे लिए अजनबी थे। वो किस मुकाम पर थे? उसने बेसब्री से कहा। मेरा मतलब है कि वो कांकरेड के करीब ही थे। नहीं, वो हम पर हमला करने के इरादे से इस तरफ आ रहे थे। जिन 3 यहूदियों को मैंने ठिकाने लगाया है वो सबसे पीछे थे। तुमसे बहुत बड़ी गलती सरदर्द हुई है, रश मुस्तरिबाना अंदाज में बोला। तुम्हें चाहिए था कि सबसे आगे मौजूद फर्द को सबसे पहले निशाना बनाने की कोशिश करते। ये तो खुली हुई हमाकत है। इस तरह सिर्फ एक ही शख्स मर जाता, जबकि मैंने 3 यहूदी शिकार कर लिए हैं। ओह, तो तुम समझे नहीं, रश ने हाथ मलते हुए कहा। मुझे यकीन है कि जैक खुद उन्हें लीड कर रहा होगा। मैंने रश को तरह अमेज नजरों से देखा। उसके असाब पर जैक सवार था। मुझे यकीन था कि जैक के असाब पर भी रश इसी तरह सवार होगा। अगर हमारी इस मुहिम का मकसद सिर्फ जैक को ठिकाने लगाना होता तो यकीनन मैंने उसे ठिकाने लगा दिया होता। लेकिन तुम खुद भी अच्छी तरह जानते हो कि ऐसा नहीं है। वो एल आल एयरलाइंस का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है, रश ने पहले ही के लहजे में कहा। उसके मरते ही उनके हौसले पुस्त हो जाते। अगर इस बात का शायबा भी होता तो मैंने यही किया होता। लेकिन तुम जानते हो कि वो अकेला नहीं, उसके साथ कुछ और लोग भी हैं जो जाहिर है कि बाकायदा तरबियत याफ्ता लोग हैं। और जैकब की मौत के बाद उसका कोई मातहत उसकी जगह ले लेता। उन्हें तो जिंदगी और मौत की जंग करनी है। इस ख्याल में मत रहना कि वो हथियार फेंक देंगे। खैर, इस बैत को छोड़ो। ये बात तो बहरहाल साबित हो गई कि वो फरार होने की कोशिश नहीं कर रहे, और ये कि मैंने उनके 3 आदमी मारकर बाकायदा जंग का आगाज कर दिया है। तुम जैक से वाकिफ नहीं हो। अब तक उसे अंदाजा हो चुका होगा कि हम उनसे कमजोर पड़ रहे हैं। रश ने कहा। क्या कह रहे हो तुम? मैंने मुतैराना लहजे में कहा। हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ और उनके 3 आदमी मर गए, और कमजोर भी हम पड़ गए हैं। उनके 3 आदमी जरूर मर गए, मगर उन्हें अंदाजा भी हो गया होगा कि फायर करने वाला एक ही था। उसके लिए ये नतीजा अखज़ करना क्या दुश्वार होगा कि यहाँ जो भी है अकेला ही है, वरना और लोग भी फायर करते। नतीजा तो कुछ भी जाहिर किया जा सकता है, मैंने बेपरवाही से कहा, लेकिन उसके मुताबिक अमल करना आसान नहीं होता। उसे बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी। हमारी पोजीशन बहुत महफूज है। तुम्हारा क्या ख्याल है? रश ने हिचकिचाते हुए कहा। क्या अब वो इस तरफ आने की हिम्मत नहीं करेंगे? मैंने कहा ना कि अगर उन्होंने इस तरफ आने की कोशिश की तो हमें अपने इस्तकबाल के लिए पूरी तरह तैयार पाएंगे। मैं अकेला ही उनके लिए लोहे का चना साबित होऊंगा, मैंने सफा काना लहजे में कहा। रश में एक लम्हे के लिए मुतमईन हुआ और फिर उस पर दोबारा खौफ गालिब आने लगा। ये भी तो सोचो कि उनके पास वाफर असला मौजूद है। फिर आखिर अब तक उन्होंने एक भी गोली क्यों नहीं चलाई? आखिर वो किस चक्कर में है? जरूरी तो नहीं कि मैं सही नतीजा अखज़ करूं। बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, और ये भी हो सकता है कि वो एमुनिशन ज़ाया करने के मूड में ना हो, और ये भी मुमकिन है कि वो हमें गलतफहमी में मुब्तला कर देना चाहते हो। मैंने एक बार फिर राइफल लगी हुई दूरबीन आंखों से लगा ली। पहाड़ी पर सन्नाटा छाया हुआ था। बहुत फासले पर कंक्रीट की चूंच और अगले पहिए जमीन पर धन से नजर आ रहे थे। उसे देखकर किसी ऐसी हैबतनाक मखलूक का तस्वुर ज़हन में उभरता था जिसे घुटनों के बल झुकने पर मजबूर कर दिया गया हो। पहाड़ियों पर मुसल्लत सन्नाटे में उभरने वाली वाहिद आवाज कंक्रीट के उन 4 रोल्स रॉयस ओलंपस इंजनों की थी जो कंक्रीट में कूलिंग कर रहे थे। कंक्रीट की कैबिन लाइट्स रोशन नजर आ रही थी। शायद बैकर अभी तक जहाज के अंदर ही मौजूद था। कुछ मुसाफिर जहाज के गिर्द परेशानी के आलम में इधर उधर जाते नजर आ रहे थे। शायद उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाएं और करें क्या। हालांकि मेरे ख्याल के मुताबिक ये मुमकिन नहीं था कि उन्हें हदायत ना दी गई हों। अचानक एक दरियाई परिंदा तेज आवाज बुलंद करता हुआ हमारे सरों पर से गुजर गया, और रश के अलावा मैं भी बुरी तरह चौंक पड़ा। मैंने सर उठाकर देखा, सफेद रंग के परिंदों का एक गोल हमारे सरों पर से गुजर रहा था। पहले परिंदे की आवाज निकालने के बाद वो सब बारी बारी आवाजें निकाल रहे थे। शायद वो यहाँ रोज आते थे और आज अजनबी किस्म की सरगर्मियां देखकर इज़हारे हैरत कर रहे थे। क्या पोजीशन है अली? रश ने पूछा। उसकी आवाज में खफीफ सी लर्जिश थी जो जाहिर है उसके अंदरूनी खौफ की गमाज थी।
कांकरेड के गिर्द जहाज के कुछ मुसाफिर परेशान घूमते दिखाई दे रहे हैं। मैंने कहा बाकी हर तरफ सन्नाटा है। रश राइफल की तरफ बढ़ा। मैं अपनी जगह से हट गया ताकि वो खुद दूरबीन से मंदिर देख सके। कांकरेड राइफल की रेंज से बाहर है रश। मैंने तंबीह अंदाज में कहा अगर तुम्हें जैकब भी दिखाई दे तो उस पर भी फायर मत करना। मुझे तवक्को नहीं थी कि रश मेरी हदायत पर अमल करेगा, इसलिए मैं उसके नज़दीक ही मौजूद रहा। अगर वो ट्रैगर पर दबाव बढ़ाता तो मैं उसे रोक देता, लेकिन शायद उसे जैकब दिखाई नहीं दिया। कुछ देर दूरबीन की मदद से जायजा लेने के बाद रश मेरी तरफ मुतवज्जो हो गया। उनके दरमियान तो वाकई बड़ी बेतरतीबी पाई जाती है। ये जहाज के आम मुसाफिर हैं रश। खास लोगों ने हम पर हमलावर होने की कोशिश तो की थी, जिसका उन्होंने खुमियाजा भी भुगत लिया। लाओ जरा मैं एक बार फिर जायजा लूं। मैं M14 नसब दूरबीन पर झुक गया। मैंने नशेब की जानिब नजर दौड़ाई। तीनों यहूदी उसी मुकाम पर पड़े नजर आए जहां उन्हें गिराया गया था। उनके नजदीक 2 AK-47 खुद का राइफलें पड़ी नजर आ रही थी। सुनो रश, मैंने दूरबीन से आंख हटाते हुए कहा, जिन यहूदियों को मैंने निशाना बनाया था उनके नजदीक उनकी खुद का राइफलें भी मौजूद हैं। अच्छा, रश ने इम्काना अंदाज में कहा। फिर हमें क्या करना है? अगर किसी तरह हम वो राइफलें हासिल करने में कामयाब हो जाएं, तो जरा सोचो कि हमारा महाज किस कदर मजबूत हो जाएगा। हाँ, ये बात तो है, उसने तायद की, मगर हम वो राइफलें किस तरह हासिल कर सकेंगे? तुम ऐसा करो, तुम M14 संभालो और मुझे कवर देते रहो। मैं नीचे जाकर वो राइफलें हासिल करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन ये तो खतरनाक होगा और फिर मैं यहाँ अकेला रह जाऊंगा। मेरी तो परवाह ही मत करो, मेरे लिए तो तुम्हारा इशारिया 2-2 ही काफी रहेगा। ये रश ने हैरत से कहा, ये तो एक खिलौने की मानिद है, क्यों खुद को खतरात में डाल रहे हो? इस पर लगा हुआ साइलेंसर इसे बहुत मोलक बना रहा है और मेरी तो फिक्र ही मत करो। खतरा से खेलने में मुझे लुत्फ आता है, बस तुम मुझे कवर देते रहो। मैंने दूसरी तरफ ढलान पर उतरने से कबल बड़ी एहतियात से कुर्बो जवार का जायजा लिया। कहीं किसी की मौजूदगी के आसार नजर नहीं आ रहे थे। मैं तेजी से दूसरी तरफ उतर गया और उसके बाद मैंने एक चट्टान की आड़ ले ली। चंद लम्हे तक सुनगुन लेने के बाद मैं तेजी से दौड़ता हुआ दूसरी तरफ पहुंच गया और उसके बाद मेरे नीचे उतरने का सफर उसी तरह शुरू हो गया। इस तरह दौड़ने के दौरान मुझे ये अंदाजा हुआ कि जिन्हें मैं चट्टानें समझ रहा था वो तो दरअसल खुश्क मिट्टी के बड़े बड़े तोते थे, जो बज़ाहिर ऐसा मालूम होता था कि पहाड़ी के ऊपर से टूट कर नीचे लुढ़क आए हैं। मैंने ये भी महसूस किया कि भाग दौड़ के दौरान मेरे पैरों से मिट्टी के टुकड़े टूट टूट कर नीचे गिर रहे हैं। उसका मतलब था कि दुश्मन अगर हमला करता तो उसे दोहरी मुश्किलात का सामना करना पड़ता। एक तो उसे हमारी तरफ से चलाई जाने वाली गोलियों से बचना पड़ता, दूसरे मिट्टी के उन तोदों से टूट कर गिरने वाले टुकड़े उनके आदादाना ऊपर चढ़ने की राह में हायल होते। गोया मैं और रश गैर मामूली तौर पर महफूज महाज पर थे। अंधेरे में दूर तक देखना मुश्किल था, ताहम मैंने कोशिश की थी कि सीधा उस मुकाम तक पहुंच जाऊं जहां तीनों यहूदियों की लाशें पड़ी थी। उस मुकाम की सबसे बड़ी वजह यह थी कि वहां मिट्टी के तोतों की शक्ल किसी कश्ती से मिलती जुलती थी। मैंने एक मुकाम पर रुककर वो जगह तलाश करने की कोशिश की जहां मुझे पहुंचना था, मगर तारीकी मेरी राह में मुदाम थी। मैंने दोबारा नीचे उतरना शुरू कर दिया। रश यकीनन मुझे देख रहा होगा, उसके असाब कमजोर थे। मुझे हैरत थी कि उसने बड़ी बड़ी मुहिम्मात किस तरह सर की होंगी। इसराइलियों के लिए वो एक हवा था और उसकी वजह गालिबन ये थी कि वो जज्बा रहम से नाआशना था। सफाकी के मामले में उसने यहूदियों को बहुत पीछे छोड़ दिया था। उसका नाम सुनते ही बड़े बड़े सुरमाओं के हाथ पांव फूल जाते। इसराइली सीक्रेट सर्विस मोसाद का सरबराह उसका जानी दुश्मन था और उसे खत्म करने की कोशिश में मुतअद्दिद बार नाकाम हो चुका था। रश इसराइलियों की कैद में भी रह चुका था और उसके कारनामों में ये भी कारनामा शामिल था कि वो उनकी कैद से फरार हो गया था। कैद के दौरान कभी जैकब ने अहमद रश को एक थप्पड़ मार दिया था, जिसकी वजह से रश अब उसकी जान लेने के दर पे हो रहा था और उसका ये जज्बा पागलपन की हद तक बढ़ा हुआ था। ये इम्कान था कि जैक उसे नजर आ गया तो हर बात से बेपरवाह होकर उस पर फायर करने की कोशिश जरूर करेगा। शायद वो ये बात भी नजरअंदाज कर देगा कि उसकी इस हरकत से मेरी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। मैं हर बात से वाकिफ होने के बावजूद नीचे उतरने का खतरा मोल लेने के लिए मजबूर था। यहूदियों की शिकस्त देने के लिए ये जरूरी था। अहमद रश को इसलिए नीचे नहीं भेजा जा सकता था कि उसके असाब कम अज कम मेरे नजदीक काबिले एतबार नहीं थे। इसके अलावा मुझे उन फलस्तीनियों की तरफ से भी खतरा लाक था जिन्हें मैंने दूसरे मुकामात पर मुतय्यन किया था। उन्हें मालूम नहीं था कि मैं नीचे उतरा हूँ और अगर इस दौरान उनके और इसराइलियों के दरमियान कोई तसादम हो जाता तो वो बेदरीग फायरिंग करते और मुझे फायरिंग बंद होने तक किसी मुनासिब मुकाम पर पनाह गज़ीर रहना पड़ता। लेकिन इसका इम्कान बहुत कम था और असला बहरहाल हमारी जरूरत था।
जिसकी खातिर मैं तमाम खतरात मोल लेने पर मजबूर था। मेरी दुश्वारियों में पहाड़ी के पेचीदा रास्तों की वजह से और इजाफा हो रहा था। काफी कोशिश के बावजूद मैं अंदाजा नहीं कर पा रहा था कि मुझे किस मुकाम पर पहुंचना है। अचानक मैंने कोई आवाज सुनी और मैं बड़ी फुर्ती से एक चट्टान से चिपक गया। मेरी समाज ने धोखा नहीं खाया था। यकीनन वो कोई आवाज थी, कोई इंसानी आवाज जिसे करार से मुशाबा भी करार दिया जा सकता था। किसी ने कुछ कहा था मगर अल्फाज और मफहूम मेरी समझ में नहीं आ सके थे। मैं सांस रोक के मुंतजिर खड़ा रहा। अहमद रश का साइलेंसर लगा हुआ स्मिथ एंडरसन मेरे हाथ में था और मैं लमाती नोटिस पर फायर करने को तैयार था। मुझे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। वही आवाज दोबारा उभरी थी। इस बार मैंने आवाज साफ सुनी थी। मैं यहाँ हूँ, किसी ने गैर अबरानी में कहा था। आवाज बहुत नईफ थी और यकीनन ज्यादा दूर तक नहीं जा सकी होगी। मेरा दिमाग बहुत तेजी से काम कर रहा था। फिर मैं एक नतीजे पर पहुंच गया। मैं आ रहा हूँ, मैंने भी अबरानी में कहा मगर आवाज ज्यादा बुलंद नहीं होने दी। मैं अब पहले से भी ज्यादा चौकन्ना हो गया था। मैं यहाँ हूँ, नईफ आवाज फिर उभरी। मैं जख्मी हूँ। मुझे यकीन हो गया कि यह किसी किस्म का जाल नहीं है। वो शख्स वाकई जख्मी मालूम होता था। आवाज से कर्ब का इजहार हो रहा था। मैंने आवाज की सिमत का तयन भी कर लिया। मैं आ रहा हूँ। मैंने अपनी बात दोहराई और रेंगता हुआ उस तंग रास्ते में दाखिल हो गया जिससे आवाज आई थी। मुझे ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। रास्ते का इख्तिताम जिस मुकाम पर हुआ था वही मेरी मतलूबा जगह थी। यहाँ टीले इस तरतीब से उभरे हुए थे कि इन्हें देखकर किसी कश्ती के बादियान का तस्वुर ज़हन में उभरता था। यही मेरी गोलियों का शिकार होने वाले तीनों अफराद गिरे थे और नए चांद की मदम रोशनी में मुझे वो नजर भी आ गए। लेकिन उनमें से एक जिंदा था और मुझे देखकर उसने अपनी जगह से उठने की कोशिश की। उसकी AK-47 राइफल उसके हाथ से टंगी हुई थी। मैंने एक लम्हे में सूरत हाल पर गौर किया। वो इशारिया 2-2 की रेंज से बाहर था। अगर मैं उस पर गोली चलाता तो मुमकिन है उस पर चलाई हुई गोली कारगर ना होती, लेकिन अगर वो जवाबी फायरिंग कर बैठता तो AK-47 की आवाज मीलों दूर तक सुनी जाती। उसके साथ ही उस मुकाम पर हल्ला बोल देते और मेरे लिए अपनी जान तक बचाना मुश्किल हो जाता। एक फोकियत मुझे बहरहाल थी और वो ये कि मेरे जिस्म पर फलस्तीनियों का मखसूस लिबास नहीं था। मैंने पिस्टल जेब में डाला और उठकर तेजी से जख्मी की तरफ बढ़ा। ये वही शख्स था जो मेरी तीसरी गोली का शिकार हुआ था। अगर गोली बिल्कुल दुरुस्त निशाने पर लगी होती तो आवाज निकाल कर अपने साथियों को होशियार न कर सका होता। अभी मैं जख्मी से 20 फीट के फासले पर ही था कि उसे मुझ पर शुबा हो गया। कौन हो तुम? उसने अबरानी जबान में कहा। साथ ही उसने राइफल भी सीधी करने की कोशिश की थी मगर वो जख्मी था, मुझसे ज्यादा फुर्ती का मुजाहरा नहीं कर सकता था। मैंने अपनी रफ्तार कम किए बगैर जेब से पिस्टल निकाला और कबल इसके कि वो अपनी राइफल सीधी कर पाता मेरे पिस्टल से निकली हुई गोली उसे चाट गई। मैंने तेजी से तीनों AK-47 समेटी, एमोनिशन उठाया और वापसी के लिए पलट पड़ा। मेरे पास खासा वजन हो गया था, लेकिन इस वजन को लेकर ऊपर तक पहुंचना मेरे लिए कोई बड़ा मसला नहीं था। मैं कुछ ही देर गया था कि मेरी छठी इसने किसी खतरे का ऐलान किया। मैं अपनी छठी इसकी सिग्नल को नजरअंदाज नहीं कर सकता था, मगर मुझे ये मालूम नहीं था कि खतरे की नोयत क्या है और किस सिमत से खतरा दरपेश है। रुककर जायजा लेने से खतरात में इजाफा हो सकता था, इसलिए मैं बड़ी फुर्ती से एक टीले की तरफ झपटा। मेरा बर वक्त हरकत में आना और बर्क रफ्तारी मेरे काम आ गई। ऐन उसी वक्त फिजा गोलियों के पे दर पे धमाकों से लर्ज उठी। जिस मुकाम से मैंने हरकत की थी गोलियां उसी मुकाम पर टकराई थी। मट्टी के तोदों से बहुत से रेदे उड़कर फिजा में बिखर गए, मगर खुदा ने मुझे बचा लिया था। मेरे ऊँटों पर एक सफाक मुस्कुराहट उभरी। मुझे मालूम हो गया था कि दुश्मन किस तरफ है। मैं एक टीले की आड़ लेकर महफूज हो चुका था। अगले ही लम्हे मैंने ऑटोमेटिक AK-47 संभाली और खुद को जवाबी फायरिंग करने के लिए तैयार कर लिया, मगर उससे कबल ही वो टीला फायरिंग की जद में आ गया जिसके अकब में मैं मौजूद था। पहाड़ियां मुतवातर फायरिंग की दहशतनाक आवाजों से गूंज रही थी और मैं चट्टानों के अकब में मजीद दुबक जाने पर मजबूर हो गया था। वो लोग मुझे उस टीले के अकब में छुपते हुए देख चुके थे और अब वो हर कीमत पर मुझे शिकार करना चाहते थे। गोलियों से उड़ने वाली मट्टी के रेदे और टुकड़े उड़ उड़कर मुझ पर गिर रहे थे। चंद मिनट बाद फायरिंग रुक गई। इसी दौरान में मैं लाएअमल तय कर चुका था। फायरिंग रुकते ही मैंने चट्टान से जरा सा सर बाहर निकाला और मैंने AK-47 का पूरा बनाना क्लिप फायर कर दिया। मैंने पूरा ब्रेस्ट उस जानिब मारा था जिस जानिब पर मुझ पर फायरिंग की जाती रही थी। मुझ पर फायरिंग करने वाले दुबक जाने पर मजबूर हो गए थे। 30 राउंड का ब्रेस्ट मारने के दौरान मैंने अपनी पोजीशन भी तब्दील कर ली थी। मैं एक दूसरे टीले की आड़ में था। उस टीले की आड़ में मैं रुका नहीं, बल्कि मैं तेजी से दौड़कर उस तंग राह तक
पहुंच गया जिससे गुजर कर इस तरफ आया था। उसी वक्त फायरिंग शुरू हो गई। वो लोग अब भी उस टीले पर फायर कर रहे थे जिसके हकम में मैंने पहली बार पनाह ली थी। गोलियों के कान फाड़ देने वाले धमाकों के दौरान मैंने जल्दी जल्दी तंग रास्ता अबूर किया। मुझे यकीन था कि थोड़ी देर के लिए तो मैं महफूज हो गया हूँ। अगर वो लोग फौरी तौर पर भी अपनी जगह छोड़ देते तब भी उन्हें मुझ तक के लिए वक्त दरकार होता और मैं इस थोड़ी सी मोहलत से बहुत ज्यादा फायदा उठाने के मूड में था। मैं ज्यादा दूर नहीं गया था कि मुझे ठिठक कर रुक जाना पड़ा। मेरे रुकने के बायस गोलियों की वो नई आवाजें थीं जो पहली आवाज में शामिल हो गई थी। ये यूदी सब मशीन गन की आवाजें थी और मैंने इस आवाज को साफ पहचान लिया था। इसका मतलब था कि फलस्तीनियों का वो ग्रुप जिसके पास सब मशीन गन थी इस जंग में शरीक हो गया है। यकीनन उसने यहूदियों पर अकब से हमला किया होगा। मैं उन लोगों की हमाकत पर मातम करने को ज्यादा देर नहीं रुका। उन्होंने मेरी हदायत की खिलाफ वर्दी की थी और अब नुकसानात के जिम्मेदार भी वही थे। मैं उन लोगों से बहुत आजिज था। उनमें जज्बा जिहाद कुछ ज्यादा ही कूट कूट कर भरा हुआ था। पहाड़ियों में फायरिंग होते देखकर वो खुद पर काबू नहीं रख सके थे और खुद भी जंग में कूद पड़े थे, अंजाम से बेपरवाह होकर, ये सोचे समझे बगैर कि वह यहाँ की पोजीशन से ला इल्म है। उनकी इस हमाकत से उन्हें खुद भी नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन उनकी ये हमाकत तो मेरे लिए फायदेमंद ही साबित हुई थी। मैं पूरी तरह महफूज हो गया था। अब फायरिंग का रुख तब्दील हो गया था। इस नई उस्ताद पर यहूदी यकीनन बुखला गए होंगे और इस इम्कान पर गौर कर रहे होंगे कि हमने उन्हें घेरने की कोई चाल चली है। कुछ देर बाद फायरिंग बिल्कुल ही थम गई। फिजा पर मुहीब सन्नाटा छा गया था। इतनी देर फायरिंग के बाद ये सन्नाटा भी अजीब सा मालूम हो रहा था। कानों में सीटियां सी बजती हुई मालूम हो रही थी, मगर मैं रुके बगैर ऊपर की तरफ बढ़ता रहा। चले आओ अली। काफी फासले से ही मैंने रश की आवाज सुनी। हमारे साथियों ने उन्हें बर वक्त उलझा लिया। तुम्हें कोई खतरा नहीं। और तुम क्या कर रहे थे? मैंने ऊपर पहुंचते ही उससे सवाल किया। वो बहुत मोहतात थे अली, रश ने जवाब दिया। मैंने कोशिश की थी मगर कोई कामयाबी मेरी जद में नहीं आई। बस मेरी किस्मत ही अच्छी थी कि बचकर निकल आया, मैंने कहा तीनों राइफलें जमीन पर डालते हुए, वरना इसका इम्कान बहुत महदूद था। मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा, रश बोला। इसके अलावा और क्या कहा जा सकता है कि खुदा को तुम्हारी जिंदगी ही मंजूर थी, मगर तुम्हें जो जिम्मेदारी में सौंप कर गया था तुम उसे पूरा करने में नाकाम रहे। यकीन करो उन्होंने मुझे एक मौका भी नहीं दिया, वरना तुम क्या समझते हो कि मैं उन्हें बख्शता? रश ठीक कह रहा था। उसे वाकई मौका नहीं मिला होगा, वरना ये कैसे मुमकिन था कि वो कुछ तो खून का कोई मौका जाया कर दे। वो तो ऐसे मौके की ताक में रहने वाला शख्स था। वो बड़े मुनज़्ज़म तरीके से उस मुकाम की तरफ बढ़े थे। रश कह रहा था एक एक करके और मुख्तलिफ चट्टानों की आड़ लेते हुए। तुम खुद ही बताओ, ऐसे में फायर करना गोलियां जाया करने के मुतरादिफ ना होता? मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, लेकिन ऐन उसी वक्त जब मैं उस तरफ जा रहा था वो लोग भी उधर ही जा रहे थे। क्या उन्होंने मुझे देख लिया था? मैं नहीं समझता कि ऐसा हुआ होगा, रश ने कहा। एक तो रात की तारीकी में दूर तक देखना मुमकिन नहीं, दूसरे तुम बहुत ज्यादा मोहताज थे, इसलिए तो मैं उनके वहाँ ऐन वक्त पर पहुंचने पर हैरान हो रहा हूँ। जैक बहुत मरदूद आदमी है। जब तक वो उनके दरमियान मौजूद है हमारे लिए मुश्किलात पैदा करता ही रहेगा। बात किसी फर्द वाहिद की नहीं है रश, ये खासा तशवीशनाक मामला है, हमें इस पर गौर करना पड़ेगा। लेकिन मेरे पास गौर करने के लिए वक्त नहीं है, रश मुंह बनाकर बोला। मैं तो उसी मरदूद को हर बात का जिम्मेदार समझता हूँ। तुम्हारा जो जी चाहे गौर करते रहो, मुझे उसकी एक ही सूरत मुमकिन नजर आती है, मैंने कहा। वो अपने साथियों की लाशें उठाए हुए होंगे और ठीक उसी वक्त वहां पहुंचे जब तुम वहां से राइफलें उठाकर वापस आ रहे थे। रश का लहजा तंदिया था। इसे महज इत्तफाक करार दिया जा सकता है। अगर तुम उस वाक़े की और तोजिया कर सको तो मैं उसे सरफे नजर नहीं करूंगा। अपने साथियों की लाशें उन्हें इतनी अजीज होती तो पहले ही ले गए होते, बाद में वापस आने की क्या जरूरत थी? उन पर बेआवाज फायर हुए थे जिसने उन्हें बुखला कर रख दिया था। वो यकीनन अपनी जानें बचाकर वहां से बड़ी अफरा तफरी में फरार हुए थे। मुमकिन है वो ये समझे हों कि उन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है, लेकिन उनके पास असले की कमी तो नहीं थी। क्या वो जवाबी फायरिंग भी नहीं कर सकते थे? सिर्फ हवाई फायरिंग कर सकते थे, इसलिए कि उन्हें यह भी मालूम नहीं था कि उन पर किस सिमत से हमला किया गया है। उनके 3 आदमी मारे गए थे और इसी पर इत्तफाक करते हुए वो पीछे हट गए थे। और तुमने देखा कि जब वो दोबारा उस तरफ आए तो किस कदर मुनज़्ज़म तरीके से आए। तुम्हें एक गोली चलाने का भी मौका नहीं मिला। जो होना था वो हो गया, रश ने उकताए हुए अंदाज में कहा। इस पर बहस करने से तो कुछ हासिल नहीं हो सकता। जब तक हर पहलू पर नजर ना रखी जाए अच्छी जंगी हिकमत अमली तरतीब नहीं दी जा सकती। पहलुओं पर तो तुम ही नजर रखो, तुम इंचार्ज हो, ये सब कुछ सोचना तुम्हारा काम है। मैं क्यों अपना मगज खपाऊं? रश ने एक राइफल उठाते हुए कहा।
तुम अगर मेरे नायब हो, मैंने तंदिया लहजे में कहा। तुमसे मशवरा नहीं करूंगा तो और किससे करूंगा? तुमने वाकई कमाल कर दिया अली। रश ने शायद मेरी बात सुनी ही नहीं थी। राइफलों के साथ काफी बनाना क्लिप भी हैं। अब हमारी पोजीशन खासी मुस्तहकम हो गई है। अचानक मैंने महसूस किया कि अकब से कोई ऊपर चढ़ रहा है। मैं तेजी से पलटा। एक फलस्तीनी फिदाई ऊपर आ रहा था। रश भी मुड़कर उसकी तरफ देख रहा था। ये यहाँ क्यों आ रहा है? अहमद रश ने कहा। जब इन लोगों को दूसरे मार्ग पर तैनात किया गया था तो इन्हें वहीं रहना चाहिए था। एक गलती तो ये पहले भी कर चुके हैं। इन्होंने पहाड़ियों में बिला जवाब फायरिंग की थी। मैंने धीमे लहजे में कहा। उस गलती की वजह से तुम वहां से इतनी आसानी से निकलने में कामयाब हुए, वरना शायद वो तुम्हें घेर ही लेते। मुझे इससे कोई बहस नहीं कि गलती से क्या फायदा हुआ। तुम तो जाहिरी फायदे को देख रहे हो। तुम्हें नहीं मालूम उससे कितना बड़ा नुकसान हुआ है। नुकसान तो उस वक्त साबित होगा जब हमारे किसी आदमी का जानी नुकसान साबित हो जाएगा, रश ने कहा। और मैं गुस्से से खोल उठा।